नीरज 3 माह की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से मुंबई गया था, पर उसे 2 माह बाद ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। कविता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर विनीता कहती हैं कि उसे स्तन कैंसर है। तुम फौरन यहाँ आओ। टेलीफोन पर अपने पिता से पिछली शाम हुए इस वार्तालाप पर नीरज को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कविता और उसकी शादी हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। सिर्फ 25-26 साल की कम उम्र में कैंसर कैसे हो गया, इस सवाल से जूझते हुए नीरज का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह सीधे डॉक्टर विनीता से मिलने पहुंचा। इस समय उसका दिल भय और चिंता से बैठा जा रहा था। डॉक्टर विनीता ने जो बताया उसे सुनकर नीरज की आंखों में आंसू झरने लगे। तुम्हें तो पता ही है कि कविता गर्भवती थी। उसे जिस तरह का स्तन कैंसर हुआ है, उसका गर्भधारण करने से गहरा रिश्ता है। इस तरह का कैंसर कविता की उम्र वाली स्त्रियों को हो जाता है। डॉक्टर विनीता ने गंभीर लहजे में उसे जानकारी दी। अब उसका क्या इलाज करेंगे आप लोग? अपने आंसू पोंछकर नीरज ने कांपते स्वर में पूछा। बेचैनी से पहलू बदलने के बाद डॉक्टर विनीता ने जवाब दिया, नीरज, कविता का कैंसर बहुत तेजी से फैलने वाला कैंसर है। वह मेरे पास पहुंची भी देर से थी। दवाइयों और रेडियोथेरेपी से मैं उसके कैंसर के और ज़्यादा फैलने की गति को ही कम कर सकती हूँ, पर उसे कैंसर मुक्त करना संभव नहीं है। यह आप क्या कह रही हैं? मेरी कविता क्या बचेगी नहीं? नीरज रुआसा होकर बोला। वह कुछ हफ्तों या महीनों से ज़्यादा हमारे साथ नहीं रहेगी। अपनी प्यार भरी देखभाल व सेवा से तुम्हें उसके बाकी बचे दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखद और आरामदायक बनाने की कोशिश करनी होगी। कविता को लेकर तुम्हारे घर वालों का आपस में झगड़ना उसे बहुत दुख देगा। यह लोग आपस में किस बात पर झगड़े डॉक्टर? नीरज चौंका और फिर ज़्यादा दुखी नजर आने लगा। कैंसर की काली छाया ने तुम्हारे परिवार में सभी को विचलित कर दिया है। कविता इस समय अपने मायके में है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें दोनों परिवारों के बीच टकराव के कारण समझ में आ जाएंगे। तुम्हें तो इस वक्त बेहद समझदारी से काम लेना है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नीरज की पीठ अपने पन से थपथपाकर डॉक्टर विनीता ने उसे विदा किया। ससुराल में कविता से मुलाकात करने से पहले नीरज को अपने सास ससुर व साले के कड़वे, तीखे और अपमानित करने वाले शब्दों को सुनना पड़ा। कैंसर की बीमारी से पीड़ित अपनी बेटी को मैंने धोखे से तुम्हारे साथ बांध दिया। तुम्हारे माता पिता के इस घटिया आरोप ने मुझे बुरी तरह आहत किया है। नीरज, मैं तुम लोगों से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। गुस्से में उसके ससुर ने अपना फैसला सुनाया। इस कठिन समय में उनकी मूर्खतापूर्ण बातों को आप दिल से मत लगाइए। थके हारे अंदाज में नीरज ने अपने ससुर से प्रार्थना की, इस कठिन समय को गुजरने के लिए तुम सब हमें अकेले छोड़ने की कृपा करो। बस उसके साले ने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ जोड़े। तुम भूल रहे हो कि कविता मेरी पत्नी है। आप जाकर अपने माता पिता से कह दें, हमें उनसे किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन का इलाज मैं अपना सब कुछ बेचकर भी कराऊंगा। देखिए, आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से झगड़ते हुए क्या क्या कहा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी गृहस्थी उजड़ने की कगार पर आ खड़ी हुई है। कविता से मिलने को मेरा दिल तड़प रहा है। उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ उसे यहाँ बुलाइए। नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। नीरज के दुख ने उनके गुस्से के उफान पर पानी की छींटें मारने का काम किया। उसकी सास पास आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अब उन सभी की आंखों में आंसू छलक उठे। कविता की मौसी उसे अपने साथ ले गई हैं। वह रात तक लौटेगी। तुम तब तक यहाँ आराम कर लो, उसकी सास ने बताया। अपने हाथों से मुंह कई बार पोंछकर नीरज ने मन के बोझिलपन को दूर करने की कोशिश की। फिर उठकर बोला, मैं अभी घर जाता हूँ, रात को लौटूंगा। कविता से कहना मेरे साथ घर लौटने की तैयारी कर रखे। ऑटो रिक्शा पकड़कर नीरज घर पहुँचा। उसका मन बुझा बुझा सा था। अपने माता पिता के रूखे स्वभाव को वह अच्छी तरह जानता था, इसलिए उन्हें समझाने की उसने कोई कोशिश भी नहीं की। कविता की जानलेवा बीमारी की चर्चा छिड़ते ही उसकी माँ ने गुस्से में अपने मन की बात कही। तेरी ससुराल वालों ने हमें ठग कर अपनी सिरदर्दी हमारे सिर पर लाद दी है।
नीरज कविता के इलाज की भागदौड़ और उसकी दिन रात की सेवा हमसे नहीं होगी। अब उसे अपने मायके में ही रहने दे। बेटे, तेरे सास ससुर ने शादी में अच्छा दहेज देने का मुझे ताना दिया है। सुन, अपनी माँ से कविता के सारे जेवर ले जाकर उन्हें दे देना। नीरज के पिता भी तेज गुस्से का शिकार बने हुए थे। नीरज की छोटी बहन वंदना ने जरूर उसके साथ कुछ देर बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाए, पर कविता को घर लाने की बात उसने भी अपने मुंह से नहीं निकाली। अपने कमरे में नीरज बिना कपड़े बदले औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा। इस समय वह अपने को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। अपने घर व ससुराल वालों के रूखे व झगड़ालू व्यवहार से उसे गहरी शिकायत थी। उसके अपने घर वाले बीमार कविता को घर में रखना नहीं चाहते थे और ससुराल में रहने पर नीरज का अपना दिल नहीं लगता। वह कविता के साथ रहकर कैसे यह कठिन दिन गुजारे, इस समस्या का हल खोजने को उसे काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी। उस रात कविता से नीरज करीब 2 माह बाद मिला। उसे देखकर नीरज को मन ही मन जबरदस्त झटका लगा। उसकी खूबसूरत पत्नी का रूप रंग मुरझा गया था। नीरज कितनी लगन व प्रेम से कविता की देखभाल कर रहा है, यह किसी की नज़रों से छिपा नहीं रहा। कविता के माता पिता व भाई हर किसी के सामने नीरज की प्रशंसा करते न थकते। नीरज के अपने माता पिता को उसका व्यवहार समझ में नहीं आता। वे उसके फ्लैट से हमेशा चिंतित व परेशान से होकर ही लौटते। दुनिया छोड़कर जल्दी जाने वाली कविता के साथ इतना मोह रखना ठीक नहीं है। नीरज, उसकी माँ अक्सर अकेले में उसे समझाती, तुम्हारी जिंदगी अभी आगे भी चलेगी बेटे, कोई ऐसा तेज सदमा दिमाग में मत बैठा लेना कि अपने भविष्य के प्रति तुम्हारी कोई दिलचस्पी ही ना रहे। नीरज हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें जवाब देता, माँ, कविता इतने कम समय के लिए हमारे साथ है कि हम उसे अपना मेहमान ही कहेंगे और मेहमान की विदाई तक उसकी देखभाल, सेवा व अवभगत में कोई कमी ना रहे। मेरी यही इच्छा है। वक्त का पहिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहा। कविता की शारीरिक शक्ति घटती जा रही थी। नीरज ने अगर उसके होठों पर मुस्कान बनाए रखने को जी जान से ताकत ना लगा रखी होती तो अपनी तेजी से करीब आ रही मौत का भय उसके वजूद को कब का तोड़कर बिखेर देता। उस दिन चाह कर भी वह घर से बाहर जाने की शक्ति अपने अंदर नहीं जुटा पाई। उस दिन उसकी खामोशी में उदासी और निराशा का अंश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस रात सोने से पहले कविता नीरज की छाती से लगकर सुबह उठी। नीरज उसे किसी भी प्रकार की तसल्ली देने में नाकाम रहा। मुझे इस एक बात का सबसे ज़्यादा मलाल है कि हमारे प्रेम की निशानी के तौर पर मैं तुम्हें एक बेटा या बेटी नहीं दे पाई। मैं एक बहू की तरह से एक पत्नी के रूप में असफल होकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरी मौत 2 या 3 साल बाद नहीं आ सकती थी। कविता ने रोवासी होकर नीरज से सवाल पूछा। कविता, फालतू की बातें सोचकर अपने मन को परेशान मत करो। नीरज ने प्यार से उसकी नाक पकड़कर इधर उधर हिलाई। मौत का सामना आगे पीछे हम सबको करना ही है। इस शरीर को खो जाना मौत का एक पहलू है। देखो, मौत की प्रक्रिया पूरी तब होती है जब दुनिया को छोड़कर चले गए इंसान को याद करने वाला कोई ना बचे। मैं इसी नज़रिए से मौत को देखता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कायम रहेगा। मेरे लिए तुम मेरी सांसों में रहोगी, मेरे साथ जिंदा रहोगी। कविता ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना था। अचानक वह सहज ढंग से मुस्कुराई और उसकी आंखों में छाए उदासी के बादल छट गए। आपने जो कहा है उसे मैं याद रखूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि बचे हुए हर पल को जी लूं। बची हुई जिंदगी का कोई पल मौत के बारे में सोचते हुए नष्ट ना करूं। थैंक यू सर। नीरज के होठों का चुंबन लेकर कविता ने बेहद संतुष्ट भाव से आंखें मूंद ली थी। आगामी दिनों में कविता का स्वास्थ्य तेजी से गिरा। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। शरीर सूखकर काटा हो गया। खाना पीना मुश्किल से पेट में जाता। शरीर में जगह जगह फैल चुके कैंसर की पीड़ा से कोई दवा जरा सी देर को भी मुक्ति नहीं दिला पाती। अपनी जिंदगी के आखिरी 3 दिन उसने अस्पताल के कैंसर वार्ड में गुजारे। नीरज की कोशिश रही कि वह वहां हर पल
उसके साथ बना रहे। मेरे जाने के बाद आप जल्दी से शादी जरूर कर लेना। अस्पताल पहुंचने के पहले दिन नीरज का हाथ थाम अपने हाथों में लेकर कविता ने धीमी आवाज में उससे अपने दिल की बात कही। मुझे मुसीबत में फंसाने वाली मांग मुझसे क्यों कर रही हो? नीरज ने जानबूझकर उसे छेड़ा। तो क्या आप मुझे अपने लिए मुसीबत समझते रहे हो? कविता ने नाराज होने का अभिनय किया। बिल्कुल नहीं, नीरज ने प्यार से उसकी आंखों में झांक कर कहा। तुम तो सोने का दिल रखने वाली एक साहसी स्त्री हो। बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। झूठी तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। इन शब्दों को मुंह से निकालते समय कविता की खुशी देखते ही बनती थी। कविता का सिर सहलाते हुए नीरज मन ही मन सोचता रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कविता। तुम्हारी मौत को सामने खड़ी देख हमारी साथ साथ जीने की गुणवत्ता पूरी तरह बदल गई। हमारी जीवन ज्योति पूरी ताकत से जलने लगी। तुम्हारी ज्योति सदा के लिए बुझने से पहले अपनी पूरी गरिमा व शक्ति से जलना चाहती होगी। मेरी ज्योति तुम्हें खो देने से पहले तुम्हारे साथ बीतने वाले एक एक पल को पूरी तरह से रोशन करना चाहती है। जीने की सही कला, सही अंदाज सीखा है मैंने तुम्हारे साथ। पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे साथ की यादें मुझे आगे भी सही ढंग से जीने को सदा उत्साहित करती रहेंगी। यह मेरा वादा रहा तुमसे। भविष्य में किसी अपने को विदाई देने के लिए नहीं, बल्कि हमसफर बनकर जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए मैं जीऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र का कोई भरोसा नहीं। जब 3 दिन बाद कविता ने आखिरी सांस ली, तब नीरज का हाथ उसके हाथ में था। उसने कठिनाई से आंखें खोलकर नीरज को प्रेम से निहारा। नीरज ने अपने हाथ पर उसका प्यार भरा दबाव महसूस किया। नीरज ने झुककर उसका माथा प्यार से चूम लिया। कविता के होठ पर छोटी सी प्यार भरी मुस्कान उभरी। एक बार नीरज के हाथ को फिर प्यार से दबाने के बाद कविता ने बड़े संतोष व शांति भरे अंदाज में सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। नीरज ने देखा कि इस क्षण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं था। इस मेहमान को विदा करने से पहले उसकी सुख सुविधा व मन की शांति के लिए जो भी कर सकता था, उसने खुशी खुशी व प्रेम से किया। तभी तो उसके मन में कोई टीस या कसक नहीं उठी। विदाई के इन क्षणों में उसकी आंखों से जो आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी, उसका उसे कतई एहसास नहीं था।